कौम को नजर आना चाहिए कि जस्टिस शौकत अजीज साहब को भी बुलाएं, उनसे हल्फ लें कि जो उन्होंने बात की है उस पे वो क्या कहते हैं, और जनरल फैज हमीद साहब को भी कटहरे में खड़ा करें, उनसे पूछें, उनसे भी हल्फ लें कि वो कहें कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि मेरे खिलाफ ये इल्जामात झूठ हैं, और अगर झूठ होते तो बहुत पहले तरदीद आ चुकी होती, क्योंकि ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। सिटिंग डीजीसी पर इल्जामात लगे थे, और अगर ये पहला आपका रिएक्शन क्या होता है, अगर आपने कोई क्राइम कमिट नहीं किया होता तो आपका रिएक्शन ये होता है कि आप खड़े होकर ये कहते हैं कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, और आप चुप सिर्फ तब करते हैं जब आपके दिल में चोर होता है, जब आपने वो काम किया होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। मेरी इस स्टोरी के दो हिस्से हैं। एक ये कि मरीम नवाज साहबा ने कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पेशी के बाद बाहर मीडिया से गुफ्तगू की, बहुत ही दबंग गुफ्तगू की, बहुत बहादुर गुफ्तगू की, और जनाब उन्होंने जनरल फैज़ साहब को रगड़ के रख दिया। एक तो ये है। दूसरा ये इस पर दूसरा हिस्सा है उसका तबसरा। पहले हम ये कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने क्या क्या कहा जनरल फैज़ साहब के बारे में, और दूसरा ये कि जनरल फैज़ साहब के बारे में कहा लेकिन जनरल बाजवा साहब के बारे में एक लफ्ज़ तक नहीं बोला, जबकि हमने देखा कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने भी पहले कुछ बातें इस तरह से की थी। ये क्या चक्कर है? आखिर नून लीग या नवाज शरीफ साहब या मरीम नवाज साहबा जनरल बाजवा साहब से मुतल्लिक आजकल कोई बात नहीं कर रहे, और जनाब ये फिर से वही ज़ुबैर साहब की वीडियो से भी इसे जोड़ेंगे। चक्कर क्या है, मामला क्या है, बहुत ही, और टाइमिंग क्या है, बहुत ही अहम टाइमिंग है। तो अब जनाब सबसे पहले तो जैसे ही वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पेशी से फ़ारिग हुई तो जनाब उन्होंने बाहर मीडिया से गुफ्तगू की, और अच्छी खासी तवील गुफ्तगू थी, और उस गुफ्तगू में बहुत ही उन्होंने एक तरह से बहादराना गुफ्तगू की। और जनरल फैज़ साहब का बिल्कुल, एक तो वो ना शौकत अजीज़, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप यकीन कीजिए कि उन्होंने इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी गुफ्तगू में बयान किए। एक तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के उन इंकशाफात का जिक्र किया। मैं बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं उस तरीके से जो पहले बातें हो चुकी उन्होंने बातें की हैं उनको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने जो इंकशाफात किए वो मुतअद्दिद बार नवाज शरीफ साहब भी अपने ट्विटर पे लगा चुके हैं, उस पूरी तकरीर को भी। अच्छा, अब जो है ना वो तकरीर भी, और दूसरी बात ये है कि मरीम नवाज साहबा ने उसका पूरा ट्रांसक्रिप्ट, यानी उसका उर्दू और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लगाया साथ, जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की जो वो तकरीर थी उसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया। तो उसके बाद उन्होंने बड़ी मज़े की बात की मरीम नवाज साहबा ने, कि उन्होंने कहा ना कि जनरल फैज़ हमीद जैसे ही कहा ना इस तरह से, तो अब उन्होंने कहा कि अब मेरी बात को बीप नहीं करना, यानी जैसे लगाते हैं ना कि बीप किसी भी बात पर जब आपने उस बात को छुपाना हो, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप वो म्यूट कर दें, वो बोल तो रहे हों या रही हों या रहा हो लेकिन वो उसकी आवाज़ ना। तो उन्होंने मरीम नवाज साहबा ने जैसे ही जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया तो उन्होंने कहा कि अब मेरी बात को बीप नहीं करना, लेकिन फिर भी बीप किया लोगों ने, फिर भी मीडिया ने बीप किया, फिर भी मीडिया में दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक हो गया ना? अच्छा, उसके बाद जो है ना वही कहा कि एक और बात जो कि ख़ुद जो है ना इस पिटीशन में, इस एप्लीकेशन में लिखी हुई है। तो उन्होंने कहा जनरल अपना जस्टिस सिद्दीकी साहब के रेफरेंस से कि जी बात ये है कि उन्हें सज़ा हो जाएगी। मुझे आके जनरल फैज़ साहब ने कहा कि उन्हें तो सज़ा हो जाएगी। तो फिर वो कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता सज़ा हो जाएगी। अब कल मरीम नवाज साहबा ने भी उस चीज़ की तरफ रेफरेंस दिया और इशारा किया, और उन्होंने कहा कि इनको कैसे पता था कि सज़ा हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि मुबैना तौर पर ये मैनिपुलेट कर रहे थे पूरी अदालती प्रोसीडिंग को। और फिर वो 2 साल की मेहनत का भी जिक्र किया कि जनाब वो उन्होंने कहा कि अगर ये नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ यानी उनकी बेटी अगर ये इलेक्शन से पहले बाहर आ गए तो मेरी तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। और जनाब उसके बाद जो है ना उन्होंने कहा कि मेरा तो ये जो मुकदमा है ना,
ये जनरल फैज़ साहब का बनाया हुआ है। ये याद रखिएगा, मैंने कहा था कि मैंने दो बातें डिस्कस करनी है कि इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है, पहले क्यों नहीं की इस तरह की एप्लीकेशन, अब क्यों आ गई है, और दूसरा जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ क्यों नहीं बोल रही मरियम नवाज़ साहबा। ये याद रखिएगा, आपने मिस नहीं करना। अब उसके बाद कहा कि मेरा जो मुकदमा है ये तो सारा जनरल फैज़ साहब को बनाया हुआ है, उन्हीं का चलाया हुआ है, सज़ा भी उन्हीं की वहाँ पर दी गई। बहुत बड़े इल्ज़ामात लगाए उन्होंने, ऐसे नहीं है कि भाई जो है ना, और खुल के लगाए, ठीक है ना। और उसके बाद उन्होंने जनाब चेयरमैन नैब से मुतल्लिक़ उनसे सवाल हुआ तो कहते कि जो रेफरेंस आता है चेयरमैन नैब देखता है, ये उन्होंने अपना उसकी बात की कि जब वो रेफरेंस आया था ना, पनामा वाला रेफरेंस, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने कहा कि जो रेफरेंस आता है तो वो बैठता है। अच्छा, वाकई तरीक़ाकार भी यही है कि जो रेफरेंस आता है चेयरमैन नैब बैठता है, वो मीटिंग बुलाता है, उस पर देखते हैं कि ये रेफरेंस मेरिट के मुताबिक है या नहीं है, ठीक हो गया ना। लेकिन वो ज़ाहिर है ऊपर से फिर आपको पता है बाब रहमते की अदालत ने खैर से भेजा था और उन्होंने कहा कि जी आप, और साथ ये भी कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर इसका फ़ैसला करें। वो तो बाद में एहतसाब अदालत टाइम मांगती रही, उन्होंने कहा जी 6 महीने के अंदर अंदर इसका फ़ैसला करें। तो कहते हैं कि उन्होंने मरियम नवाज़ साहबा ने कहा कि जो आम तौर पे जो किसी का भी रेफरेंस आता है चेयरमैन नैब बैठता है, देखता है, मीटिंग बुलाता है, लेकिन हमारे सिलसिले में ऐसा नहीं किया गया। हमें बिल्कुल वो रेफरेंस एज इट इज़ मिन वन जो है ना एहतसाब अदालत को भेज दिया गया और फिर आपने देख लिया क्या हुआ, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो है ना उन्होंने कल एक ट्वीट की थी, उस ट्वीट पर मैंने प्रोग्राम भी किया और जनाब उन्होंने कहा कि मीडिया इदारे, अब ये जो सूरत हाल है, कुछ मीडिया वालों ने लिखा कि मरियम नवाज़ ने इदारों पर हमला किया। एक दफ़ा फिर उन्होंने कहा कि मैंने बिल्कुल इदारों पर नहीं किया, अफवाज पाकिस्तान भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, मुल्क की एजेंसियाँ भी मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन इदारों के अंदर कुछ किरदार हैं और वो जो है ना जब तक अपनी रविश नहीं ठीक करते, वो इस तरह से अगर वो सियासत में आएंगे तो फिर डेफिनेटली वो जो फ़र्द वाहिद है, वो जो फ़र्द, ख़ास तौर पे उनका इशारा जनरल फैज़ की तरफ था बार बार, अगर कोई फ़र्द वाहिद, कल उन्होंने ट्वीट में भी लिखा कि जैसे जनरल फैज़, तो अगर कोई फ़र्द वाहिद अपने ज़ाती मकासद के लिए इदारों के पीछे छुपेगा, इदारों को इस्तेमाल करेगा, तो फिर डेफिनेटली तनकीद होगी। ये उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह किया कि जहाँ तक इदारों की बात है, मैं बिल्कुल इदारों के ख़िलाफ़ नहीं, मैं पाक फ़ौज का एहतराम करती हूँ, मैं अपनी एजेंसियों को भी एहतराम करती हूँ। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस थे। फिर वो आई जनाब बाब रहमते पर और मरियम नवाज़ साहबा ने कहा कि साकिब निसार उनसे जो भी फ़ैसले लिए गए दबाव के तहत, जिस तरह उन्होंने अदलिया के वक़ार को पामाल किया, उन्होंने कहा आज जनरल फैज़ तो कहाँ हैं, वो तो नज़र नहीं आते, लेकिन साकिब निसार का वो हशर है कि साकिब निसार किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं जा सकते, वो किसी गमी खुशी में नहीं जा सकते, वो कोई जनाजा अटेंड करने नहीं जा सकते, वो कोई शादी अटेंड करने नहीं जा सकते, क्योंकि उनको पता है कि उनसे सवालात होंगे। मरियम नवाज़ साहबा ने तो कहा सवालात होंगे, मैं कहता हूँ उनको पता है उनकी दुर्गत बनेगी, वो अवाम में जाएंगे उनकी दुर्गत बनेगी। तो ऐसे होता है जब आप तारीख़ की गलत समत पर खड़े होते हैं तो फिर लोगों को मुँह नहीं दिखा सकते, फिर इस तरह से बाहर नहीं निकल सकते। वो तो आप प्रोटोकॉल में निकलते थे ना, वो तो आप सिक्योरिटी में निकलते थे, अब वो वाला तो सिलसिला है नहीं। अब आपको सवालात का सामना होगा, अब आपकी दुर्गत बनेगी। अब मीडिया पर जो प्रेशर है उस हवाले से उन्होंने कहा कि मैं, ठीक है मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मुझे आपकी मजबूरी का पता है, लेकिन मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, मुझे पता है आप मेरी बातें क्यों नहीं चला सकते, लेकिन मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। लेकिन ये याद रखो कि ये जंग सिर्फ मरियम नवाज़ या नवाज़ शरीफ की नहीं है, ये जंग मीडिया की भी है, ये पाकिस्तान की जंग है और ये मीडिया की जंग है जो मैं लड़ रही हूँ। और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कहा कि महंगाई है और बाहर जो है ना वो तन्हाई और रसवाई है। और उसके बाद उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त कुछ इंकशाफात किए। ये ऐसे इंकशाफात ना कुछ पहली दफ़ा हुए, ठीक है ना, कुछ अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका वो हिस्सा है जो कि उन्होंने कहा ये जो पंडोरा बॉक्स आया, अब तो कोई JIT नहीं बनी,
ठीक है ना। कहाँ है वो दरख्वास्त गुजार? ज़ाहिर है उनका इशारा शेख रशीद की तरफ था, जो कि जनाब वो JIT उस वक़्त वो बड़ा वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे पहुंच गए थे। और कहाँ है वो जस्टिस खोसा साहब कि जिन्होंने खुद कहा था कि आप इधर उधर ना जाएं बल्कि यहीं पर ले आएँ, ठीक है ना, केस को ना। तो अब उसके बाद उन्होंने इंकशाफ किया मरियम नवाज साहबा ने कि जब मैं JIT में पेश हुई तो सब सवाल एक ISI के रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने किए। कहती हैं कि बाकी तो सारे उस JIT, वही पनामा वाली JIT, कहते हैं कि बाकी उन्होंने बताया मरियम नवाज साहबा ने कि बाकी तो सारे डमी बैठे थे, ऐसे बैठे थे जैसे डमी हों, ठीक हो गया ना, वो तो डमी बने हुए बैठे थे, बाकी सब चुप थे। नैब का जो नुमाइंदा था वो भी चुप था। पूरे की पूरी कार्रवाई को एक तरह से हाईजैक किया हुआ था उस ISI के रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने। रिटायर्ड, उन्होंने 2 दफ़ा रिटायर्ड कहा, रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने। और फिर उसके पीछे जनरल फैज़ थे, वो आज कहाँ हैं? वो JIT आज कहाँ है? ठीक हो गया ना। तो फिर उसके बाद कहा कि जनाब बहुत ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं कि इमरान खान साहब कहते हैं कि नवाज़ शरीफ तो अंपायर को साथ मिला के खेलता है। तो मेरी इस दरख्वास्त के ज़रिए, जो उन्होंने दरख्वास्त दी है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मेरी इस दरख्वास्त के ज़रिए आज कौम पर वाज़े हो गया कि अंपायर जो है ना, खान साहब ने अंपायर को साथ मिला के धांधली की और उस अंपायर का नाम है जनरल फैज़। ये वाज़े करके उन्होंने कहा कि उस अंपायर का नाम है जनरल फैज़। हालांकि उस वक़्त जब धरने में इस तरह की बात हुई थी तो लोगों का, बहुत सारों का ख्याल गया था जनरल रहील शरीफ की तरफ, लेकिन कल मरियम नवाज़ ने बहुत वाज़े कर दिया है कि जो कहता था ना अंपायर की उंगली उठ चुकी है, तो ये उस अंपायर के साथ इन्होंने मिल के धांधली की, उस अंपायर के साथ इन्होंने मिल के अपना मैच खेला और उस अंपायर का नाम जनरल फैज़ है। ये मरियम नवाज साहब ने बहुत वादे किया, किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा उसका नाम जनरल फैज़ है। तो क्या पंडोरा बॉक्स, फिर सवाल किया सहाफ़ी ने कि आप अदालत ले जाएंगी पंडोरा, ये जो पंडोरा की लीक्स आई हैं और PM पंडोरा, तो उन्होंने कहा कि मुझे इंतज़ार है कि कहीं से कोई जनरल जस्टिस खोसा मिले ठीक है ना, जैसे जस्टिस खोसा ने कहा था ना। अब ज़ाहिर जस्टिस खोसा तो चले गए, लेकिन उनको इंतज़ार है कि कोई ऐसा जस्टिस खोसा टाइप आए जो मुझे कहे कि ये पंडोरा बॉक्स ज़रा इधर ले आओ ना, ज़रा पंडोरा का पेपर्स के जो लीक्स आई हैं ये ले आओ ना, ताकि इनका भी उसी तरीके से ये सूरत हाल है। तो क्या आप, बहुत ही इम्पॉर्टेंट उनसे सवाल हुआ कि क्या आप जनरल बाजवा साहब को ख़त लिखेंगी, भिजवाएं? गालिबन ये मोतीउल्लाह जान साहब ने सवाल किया आपका कि ये आपका जो ऑफिसर यानी जनरल फैज़ ये करता रहा। तो उन्होंने कहा कि जो इल्ज़ामात लगे हैं वो बड़े वाज़े हैं। अब देखिए, उन्होंने कहा कि ये किसी आम बंदे पे इल्ज़ाम नहीं लगे, ये इल्ज़ामात DGC पर लगे हैं। उस वक़्त ये मेजर जनरल थे और DGC थे, C सेक्शन के इंचार्ज थे, DG थे ISI के। उन्होंने कहा जो इल्ज़ामात लगाने वाले हैं वो कोई आम बंदा वो भी नहीं है, वो जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी हैं। और जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी उस वक्त रिटायर्ड या माज़ूल जज नहीं थे, बल्कि उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज थे, ठीक हो गया ना। और जिसके हवाले से लगाए गए वो 3 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने बहुत ही, मैं समझता हूँ ये उनकी गुफ्तगू का अहम तरीन हिस्सा है कि जो आपने मेरे थंबनेल पे भी देखा, उन्होंने कहा कि फिर जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को भी बुलाएं, उनसे भी हल्फ लें और जनरल फैज़ साहब को भी कटहरे में खड़ा करें और उनसे भी हल्फ लें कि अगर आपने झूठ वो बोला था या सच, उनसे भी पूछें। उन्होंने कहा अगर झूठ होते तो इसकी कब की तरदीद आ चुकी होती, अगर ये झूठ होता तो, ठीक हो गया ना। और उसके बाद उन्होंने कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनसे हुआ कि जी अब तो उनको अब तो ये बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे इधर उधर के, वो तो आर्मी चीफ बनने के चक्कर में हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे बंदे का एहतसाब होना चाहिए, यानी कि उनका मकसद ये था कि ऐसे बंदे का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। ऐसे बंदे को अगर आप इस ओहदे पे पहुँचाएंगे और इतने इंपॉर्टेंट ओहदे पर, तो ये तो कौम के मुंह पर तमाचा है। ये इस हद तक देख लें ज़रा, सारी चीज़ों को डार्ट्स मिलाएं, चूँकि मैंने इस पर बहुत ही सैर हासिल किस्म का बेलाग तबसरा करना है, इस वजह से मैं जल्दी गुजर रहा हूँ। मरियम नवाज साहबा की इन चीज़ों को मैं ख़त्म हो गया। अब उसके बाद जब उनको एक सवाल हुआ उन पर कि जनाब शहबाज शरीफ साहब
के बारे में कि वो तो प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं और आप, उन्होंने कहा ये मेरी बात आप करें, मेरी और नवाज शरीफ साहब की बात करें, हमारी ये पर्सनल पिटीशन है, इसको जमात को ना बीच में लाएं और जमात का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और फिर आखिर पे उनसे चेयरमैन नैब की तोसी के बारे में उन्होंने इसको गैर कानूनी कहा और उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि ये अगर हो गया, जबकि हो गया है वही, अभी तक वो आर्डनेंस उस वक्त नहीं आया था लेकिन अब आ चुका है, जारी हो चुका है आर्डनेंस। उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी गैर आइनी होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि अदालतों में ये बिल्कुल नहीं ठहर सकेगा, अदालतें इसको सेट असाइड करेंगी वगैरह। अब आ जाएँ जनाब इसकी टाइमिंग क्या है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं मरीम नवाज साहबा ने ये जो एप्लीकेशन दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये एप्लीकेशन टाइमिंग को देख के दी है। अच्छा, इसकी टाइमिंग बहुत अहम है। जनरल फैज़ साहब के जाने से बहुत सारे बाअसर और बाखबर ज़राए कह रहे हैं कि कुछ लोग यतीम हो गए हैं। अब आपको पता है सियासी यतीम मेरी मुराद है, ठीक हो गया ना। कुछ लोग सियासी यतीम हो गए हैं तो वो बहुत ही तज़ब्ज़ब और परेशानी का शिकार हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो टाइमिंग है मरीम नवाज़ साहबा की एप्लीकेशन देने की, ये टाइमिंग बड़ी अहम है। ये टाइमिंग एक वो टेस्ट केस बना रही हैं कि जी ये आप देखें कि मेरी एप्लीकेशन यहाँ पर मंजूर होती है या नहीं। वैसे आपको ये बताता चलूँ कि जो रजिस्ट्रार ने एतराज़ात लगाए थे, बेंच ने वो एतराज़ात रिमूव कर दिए हैं, वो एतराज़ात मुस्तरद कर दिए हैं और मरीम नवाज़ साहबा की एप्लीकेशन कम अज़ कम हेयरिंग के हद तक तो मंजूर हो गई है, ठीक हो गया ना। अब उन्होंने इसको टेस्ट केस बनाना है कि ये मेरी एप्लीकेशन मंजूर होती है या नहीं होती। अगर होती है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो जो दबाव चला आ रहा था वो दबाव रिलीज़ होगी। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे पर्सनली पता है कि मरीम नवाज़ साहबा के साहबजादे की जुनैद सफदर साहब की जब शादी हो रही थी वहाँ लंदन में, और कहा गया कि आप एप्लीकेशन दे दें कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट आपका नाम जो है ना ECL से निकाल लेगा। और वो बहुत मजबूत ग्राउंड था कि मेरे बेटे की शादी है। अब वो आगे से कोई ये नहीं कह सकता कि जी आप वो शादी इधर कर लें। भाई शादी या गमी खुशी अटेंड करना हर किसी का बुनियादी हक है, इसमें ऐसी कौन सी बात है। लेकिन मरीम नवाज़ साहबा ने सब कुछ के हर किसी के मशवरे देने के बावजूद तब भी वो ECL से नाम हटवाने के लिए अदालतों में एप्लीकेशन नहीं दी, क्योंकि कुछ बाखबर ज़राए बता रहे थे कि एप्लीकेशन इस वजह से नहीं दी, उनको रिलीफ़ की उम्मीद नहीं थी। उनको ये उम्मीद नहीं थी, उनको पता था कि ये अभी तक ये प्रेशर मौजूद है और मुझे ECL से रिलीफ़ नहीं मिलेगा, इस वजह से मैं हुकूमत को तो वो वैसे नहीं देना चाहती थी एप्लीकेशन, लेकिन उन्होंने अदालत में भी नहीं दी। उनको पता था कि वो दबाव अभी तक मौजूद है। अब ये एप्लीकेशन देने की टाइमिंग बड़ी अहम है। जनरल फैज़ साहब तब्दील हो चुके हैं, नए DGISI आ चुके हैं। नए DGISI बहुत ही प्रोफेशनल सोल्जर बताए जा रहे हैं, बहुत अपने काम से काम रखने वाले बताए जा रहे हैं। जनरल फैज़ साहब कोर कमांडर पेशावर चले गए हैं। अब वो प्रेशर जो है ना वो बहुत सारों के मुताबिक बादियों नज़र में रिलीज़ होगी, अब बहुत सारी अदालतों से भी और हर जगह से। अब एक तो बात ये हो गई, दूसरी ये टाइमिंग भी है, और तीसरा जनाब कि एक बात है आपने नोट की होगी मेरी तरह शायद बहुत सारों ने, कि जनरल फैज़ साहब को रगड़ा, लेकिन जनरल बाजवा साहब, हालांकि कुछ सवालात में उनका जिक्र भी आया, लेकिन जनरल बाजवा साहब का नाम नहीं लिया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है भाई, ये बहुत। आपको मैं बताऊं, मैंने एक बात की, मैंने कहा था ना कि अपना मोहम्मद ज़ुबैर साहब की जो वीडियो आई, वो वीडियो पर मैं तबसरा कर चुका हूँ, वो असल है, नकल है, फेक है, कुछ भी है, उसको छोड़ दीजिए। मैंने कहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इस टाइम पे क्यों आई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जाली है या असली है, इस टाइम पे क्यों आई। तो बहुत सारे ज़राए ने कुछ मुझसे बात करते हुए भी उन्होंने कहा मसला ये है, ज़ुबैर साहब ही तो डायलॉग असल में कर रहे थे, किन से, जनरल बाजवा साहब से। तो ये उनकी वीडियो किसी और ने रिलीज़ कर दी है इस वजह से कि वो डायलॉग जो है ना सबूताज हो, लेकिन वो सबूताज नहीं होगा। अब जनरल बाजवा साहब का नाम न लेना, मैंने इस पर भी वीडियो की थी, मुतअद्दिद सहाफ़ियों ने और तजियाकारों ने ये बात बताई है, लिखी है, बोली है कि जनाब यहाँ पर
जनरल बाजवा साहब की तरफ से बहुत कुछ पैगामात गए हैं लंदन भी, और वो पैगामात बड़े मुस्बत गए हैं, बहुत पॉजिटिव गए हैं। कुछ इशारे 2022 में इलेक्शन के भी आए हैं, और जनाब नून लीग का इस वक्त जनरल बाजवा साहब के बारे में, चाहे आप सोशल मीडिया देख लें, चाहे आप जो है ना उनके रहनुमाओं को देख लें, चाहे आप लंदन का रवैया देख लें, चाहे आप पाकिस्तान का रवैया देख लें, चाहे वो आप बोलने का अंदाज़ देख लें, बहुत सारी हद तक जनरल बाजवा साहब से मुतल्लिक वो स्टांस तब्दील हो गया है, वो स्टांस नरम हो गया है। हालांकि गुजरांवाला के जलसे और उसके बाद वाले जलसों में भी नवाज शरीफ साहब कहते रहे कि जी उनको भी जवाब देना पड़ेगा, अब उनका कोई नाम नहीं लेता। अब उसमें भी बहुत बड़ी बात है, मैंने आपको बताया ना कि वहाँ कुछ डायलॉग चल रहे हैं मेरी इतलात के मुताबिक, बहुत ही अथेंटिक ज़राए के मुताबिक, और वो डायलॉग बहुत कामयाब जा रहे हैं। वो डायलॉग और वो गुफ्तगू बहुत कामयाब जा रही है। अब उस गुफ्तगू में क्या हो रहा है, कुछ ले कुछ दे, जो किसी को चाहिए होगा वो दें, जो उनको चाहिए होगा शायद वो दें। तो बात ये है कि अभी थोड़ा सा ज़रा हौसला रखें, अभी बहुत सारी चीज़ें कुछ दिनों में बहुत क्लियर होने वाली हैं, बहुत दबंग अंदाज में क्लियर होने वाली हैं, और बहुत ही वाज़े अंदाज में क्लियर होने वाली हैं। कि जनाब आपने ये नोट किया होगा कि जनरल बाजवा साहब पे तनकीद बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर हो गई है, और अभी वो रहेगी। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ बहुत सारों के लिए परेशान कुन है। और एक बात कि कोई माने या न माने, मरियम नवाज़ साहबा ने, आप यकीन करें कि एक वाज़े मौक़िफ़ के ज़रिए, कल तो मैं देख रहा था उनके अपने सोशल मीडिया पर जनरल फैज़ साहब के बारे में क्लिप लगे हुए थे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ उनके बारे में ये क्लिप लगे हुए थे, तो आप देख लें अब क्या सूरत हाल है। ठीक है ना, कि जनरल बाजवा साहब पे कोई तनकीद नहीं, और वहाँ पर एक बात कामयाबी से, यानी कि कामयाब, इंतहाई कामयाबी के साथ मरियम नवाज़ साहबा ने, आप यकीन कीजिए कि जनरल फैज़ साहब को ये मानना पड़ेगा, मुतनाज़िया बना दिया है। जब वो मुतनाज़िया बन जाता है, उससे आनवर्ड क्या होता है, उसके बहुत सारे सवालात होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो मुतनाज़िया बन गए हैं, वो डिस्प्यूटेड बन गए हैं। और एक मतलब आप चलें, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत कुछ बताना है इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।